नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी वैज्ञानिक उपलब्धि हो, चाहे मिसाइल कार्यक्रम हो या फिर अंतरिक्ष में कोई यान भेजने का कार्यक्रम हो, कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा हो, इन तमाम घटनाओं में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सक्रिय हो जाते हैं। वो उन स्टेशंस पे पहुंच जाते हैं जहां से ये लॉन्चिंग वगैरह हो रही होती है और इस तरह से अपने को पेश करते हैं जैसे वही लीड कर रहे हों इस पूरे ऑपरेशन को, पूरे कार्यक्रम को, और सारी लाइमलाइट वो अपने ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक उपलब्धि को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। बेशक वो ये बात कहते नहीं हैं, लेकिन जिस अंदाज से वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और मिलते हैं वैज्ञानिकों से, और वैज्ञानिक भी चूँकि अब प्रधानमंत्री हैं तो जिस ढंग से मिलते हैं उससे एक प्रभाव, एक संदेश ये देने की कोशिश होती है कि जो कुछ भी भारत आज ये उपलब्धि हासिल कर रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये जितने बड़े संस्थान हैं ये बरसों पहले या तो नेहरू के काल में इस्टेब्लिश हुए थे या फिर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में या उसके बाद राजीव और नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। इनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन वे उस उपलब्धि का क्रेडिट लेने में आगे रहते हैं। ये मैंने एक छोटी सी भूमिका बांधी है कि जब आप उपलब्धि का श्रेय लेना चाहते हो तो कम से कम ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो संस्थान हमें विरासत में मिले हैं उनको अच्छे से संभाल के रखें और भविष्य के लिए तैयार करें, ना कि वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होते जाएं। कमज़ोर हो रहे हैं इसका एक प्रमाण ये है कि साल भर के अंदर हमारे 120 वैज्ञानिक इसरो छोड़कर चले गए हैं। ये पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा झटका है। बहुत मुश्किल से अच्छे वैज्ञानिक तैयार होते हैं, उनको तैयार होने में काफ़ी वक्त लगता है, और ऐसे में जब ये वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा से, अपने अनुभव से, अपने कौशल से कुछ बड़ा करने की स्थिति में होते हैं या कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, तभी अगर वो कार्यक्रम छोड़कर चले जाते हैं तो एक बड़ा झटका लगता है। और इस तरह के झटकों से इन संस्थानों को बचाना ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि ये आज के युग में, ये आप जानते ही हैं कि ये तमाम वैज्ञानिक संस्थान हमारे लिए बहुत बहुत बेशकीमती हैं, क्योंकि आज का जो वैज्ञानिक युग है, आज का जो टेक्नोलॉजी का युग है, उसमें हमारी ये बहुत बड़ी संपदा हैं हमारे वैज्ञानिक, और उनको संभाल के रखना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हमारे भविष्य को भी वो सुरक्षित रख सकें। लेकिन इस सरकार ने जिस तरह की लापरवाही दिखाई, जिस तरह की उपेक्षा बरती, उससे साफ है कि धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक छोड़कर जा रहे हैं, और कुछ ऐसी नीतियां भी अपना ली जिनकी वजह से भी हमारे इन बहुत ही बेशकीमती वैज्ञानिक संस्थानों को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब जब 120 साइंटिस्ट छोड़कर चले गए तब जाकर सरकार ने एक कदम उठाया है, और कदम भी क्या उठाया है उससे शायद वैज्ञानिकों में और भी रोष बढ़ सकता है कि अगर किसी वैज्ञानिक को छोड़ना हो, वीआरएस लेना हो, तो उसके लिए रूल कड़े कर दिए गए हैं। बस ये नहीं सोचने की कोशिश की गई है, इसको एक्सप्लोर या इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की गई है कि आखिरकार हमारे वैज्ञानिक जा कहाँ रहे हैं, जा क्यों रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ये भी खबर आ रही है कि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जैसे इसरो के आधिकारिक रूप से संख्या तो नहीं बताई है, ये संख्या का मामला है। महत्वपूर्ण इस्तीफे में LVM-3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्टर जोसेफ गए हैं, और स्पाडेक्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर गए हैं। चंद्रयान 3 के सिमुलेशन प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य रल्लापल्ली गए हैं। तो ये प्रमुख वैज्ञानिक वहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, और ये एक मामूली बात नहीं है। ये
एक साल की बात नहीं है, लगातार इस तरह से वैज्ञानिकों का छोड़कर जाने का सिलसिला चल रहा है। 2012 से 2024 तक 700 वैज्ञानिक छोड़कर जा चुके हैं और एक साल के अंदर 120 वैज्ञानिक छोड़ के चले जाए हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है और ये हमें सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये निकल कर आ रहा है कि दरअसल जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि इन वैज्ञानिकों को अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रही है। जहाँ कोई IAS IPS है वो कम ट्रेनिंग के बाद कम उम्र में पद संभाल लेता है और लगभग वही सैलरी वैज्ञानिकों को मिल रही होती है और वैज्ञानिक लंबे अरसे के बाद भी 2 लाख के आसपास की सैलरी पर होते हैं। यही सैलरी IPS और IAS अधिकारियों की भी होती है, लेकिन उनकी जो प्रतिष्ठा होती है, उनको जो दूसरी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो कहीं ज़्यादा होती हैं। लेकिन आज के युग में मुझे लगता है कि हमें ये जो प्रशासनिक सेवाओं के लोग हैं वो तो आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों को थोड़ा ज़्यादा हमें पैम्पर करना चाहिए, ज़्यादा उनको सुविधाएं देना चाहिए, ज़्यादा वेतन देकर रखना चाहिए और तभी ये संभव है कि वो रुकेंगे। एक नीतिगत बहुत बड़ी चूक इस सरकार ने की है। उस सरकार ने क्या किया है कि 2020 में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया है। अब जब स्पेस सेक्टर प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल गया है तो बहुत सारे वैज्ञानिक वहाँ से निकल रहे हैं और स्टार्टअप्स को इसरो की सुविधाएं भी दे दी गई। यानी जो स्टार्टअप शुरू करेंगे वो इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठा सकते हैं, का उपयोग कर सकते हैं। और इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं और बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों की पोचिंग शुरू कर दी है और वो वहाँ से हमारे वैज्ञानिकों को तोड़ रही है। तो नतीजा क्या निकला? 2019 में सिर्फ 11 प्राइवेट स्पेस कंपनियां थीं। अभी 2024 में ये 400 से ज़्यादा हो गई हैं। 2025-26 में अकेले स्पेस स्टार्टअप्स को 147 मिलियन डॉलर लगभग 1200 करोड़ की फंडिंग मिली है और ये फंडिंग सरकार की तरफ से भी आ रही है। तो ठीक है, आप स्पेस सेक्टर को एक्सपैंड करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो संस्थान हैं इस्टेब्लिश, उनकी कीमत पर तो नहीं किया जा सकता है। आप हमारे संस्थानों को ध्वस्त कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका ये नतीजा हुआ है। और बहुत सारे हमारे जो अभियान हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मसलन ये देखिए कि इसरो की वार्षिक रिपोर्ट में अप्रैल 2026 से 2027 के बीच 13 रॉकेट लॉन्च का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2026 तक एक भी लॉन्च नहीं हो पाया है। अप्रैल से जुलाई तक एक भी लॉन्च नहीं हो पाया है। 2026 में अब तक इसरो ने सिर्फ एक मिशन ट्राई किया जो फेल हो गया। मई 2025 से 2026 के बीच 2 PSLV मिशन PSLV C61 और PSLV C62 भेजे गए, लेकिन फेल हुए थे। तीसरे स्टेज में समस्याएं आ रही थी। जनवरी 2026 के फेलियर के बाद इसरो की लॉन्च एक्टिविटी पूरी तरह से रुक गई है। तो ये अफेक्ट हो रहा है। हमारे अधिकारी जा रहे हैं। हाल में UR राव सैटेलाइट सेंटर से कई सीनियर अधिकारियों ने इस्तीफ़ा दिया या VRS ले लिया। 2025 के अंत में भी LVM-3 रॉकेट प्रोग्राम से जुड़े एक टॉप अधिकारी ने इस्तीफ़ा दिया था। तो ये लगातार सिलसिला बड़े बड़े वैज्ञानिकों का जाने का लगा हुआ है और हमारी सरकार कुछ ठोस कर नहीं पा रही है उनको रोकने के लिए। ये तुलना लगभग बार बार करती है, वैज्ञानिकों की तरफ से आती है कि जो IAS अधिकारी वो जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको ज़्यादा समय की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो वैज्ञानिक DRDO वगैरह के होते हैं वो 4 साल BTech में लगाते हैं, 2 साल MTech में, फिर 5 साल PhD में
कुल 8 से 11 साल की बहुत विशेषज्ञ ट्रेनिंग के बाद वो हमारे लिए उपयोगी बन पाते हैं। तो एक तरफ ये वैज्ञानिक हैं और यही वैज्ञानिक यहाँ इन वैज्ञानिक संस्थानों से निकलकर, इसरो वगैरह से निकलकर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं और उन्हें बड़ी बड़ी सैलरियों पर आकर्षित किया जा रहा है, उनको लिया जा रहा है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में अगर वो चले जाते हैं चिप डिज़ाइनर या राडार इंजीनियर के तौर पर, तो 5 से 10 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। ये डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के वैज्ञानिकों में, इतना फ़र्क आ जा रहा है और इसलिए ये समस्या बहुत गंभीर रूप धारण कर रही है। अब सवाल उठता है कि सरकार को क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे समय में जब दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है, तमाम बड़े देश विज्ञान पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और चीन तो अमेरिका में जो उसके वैज्ञानिक काम कर रहे थे उनको वापस बुला रहा है कि आप आइए, हम आपको सुविधा देते हैं। हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक अमेरिका और यूरोप के देशों में काम कर रहे हैं। हमें और भी वैज्ञानिकों को आमंत्रित करना चाहिए, ज़्यादा उन्हें सैलरी और सुविधाएं देना चाहिए ताकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम अपने को आगे तेज़ी से बढ़ा सकें। लेकिन अगर इस तरह से बिखराव होता है तो जाहिर है कि वो जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो नहीं होगी, हम और भी पिछड़ते चले जाएंगे। हमें ऐसे वैज्ञानिकों की सख्त ज़रूरत है, वैज्ञानिकों की एक फ़ौज की ज़रूरत है और न केवल जो अभी वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहे हैं, बल्कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ट्रेन करके, उसको भी तैयार करके इन वैज्ञानिक संस्थानों से जोड़ना और उनको एक सुरक्षित और एक अच्छा भविष्य देना, एक अच्छा करियर ऑप्शन के रूप में देना, ये हमारी सरकार की नीति होनी चाहिए, उसका कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर, जिस तरह से पब्लिक सेक्टर को तबाह किया गया, पब्लिक सेक्टर को पहले बीमार किया गया और फिर कह दिया गया कि अब तो ये ठीक हो नहीं सकते, तो उसको औने पौने दामों में प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को सस्ते में मिला और वो अब अपना उससे मुनाफा कमा रहे हैं। ठीक यही कहीं इन संस्थानों के साथ भी तो नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन संस्थानों को अडानियों अंबानियों के हवाले करने के लिए इन्हें बीमार किया जा रहा है। यहाँ के वैज्ञानिक यहाँ से टूट कर अगर बाहर जाएंगे तो जाहिर है कि ये तमाम संस्थान आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि जो उन्होंने कार्यक्रम ले रखे हैं, जो उनके एजेंडे में है, वो भी एजेंडा को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और फाइनली किसी दिन ये होगा कि इसरो फेल हो गया, हमारे जो दूसरे इस तरह के संस्थान हैं वो फेल होने लगेंगे और फिर अंततः क्या होगा ये कि ये अडानी को दे दो, वो अंबानी को दे दो, वो फलां को दे दो और इस तरह से सारे संस्थान धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिए जाएंगे और वो उससे फिर मुनाफा बनाएंगे। अभी इतने सालों के बाद हमारे ये वैज्ञानिक संस्थान उस स्टेज में पहुँचे थे जहाँ पर न केवल वो अच्छा काम कर रहे थे, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी उनके लिए खुल रहा था, जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करने लगे थे और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। लेकिन ठीक इसी समय ये कुठाराघात इन संस्थानों पर हो रहा है और सबसे दुखद पहलू तो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार न केवल इससे, हो सकता है उसका फोकस गाय गोबर गोमूत्र में हो, उसका फोकस विदेश यात्राओं और एक बड़ा भौकाल क्रिएट करने में ज़्यादा हो, चुनाव जीतने, सत्ता पर कब्जा करने, हिंदुत्व का एजेंडा को लागू करना ज़्यादा हो, लेकिन इस कोशिश में वो भारत के हितों को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं, भारत के भविष्य को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये विज्ञान के जो संस्थान हैं वो अगर फलेंगे फूलेंगे नहीं, तो ये मान लीजिए कि भविष्य भारत के लिए नहीं है। ये विश्व गुरु का जो जाप किया जाता है, विश्व गुरु, वो सब भूल जाइए। वो तो फिर 100 साल में भी हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। आज जहाँ पर हम खड़े हैं वो हम 9वें 10वें नंबर पर खड़े हैं और पहले नंबर
तक पहुंचने की छलांग लगाने के लिए एक बड़े विशाल परियोजना की ज़रूरत है, जिसमें रिसर्च पर, डेवलपमेंट पर पैसे खर्च किए जाएं, वैज्ञानिकों को जोड़ा जाए, नए प्रयोग किया जाए। लेकिन हमारी सरकार के पास ना वो विज़न है और ना ही वो कमिटमेंट है, और इसीलिए हम ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होते देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।